Hello, dear students. You are welcome in chemistry classes. I am Dr. R. K. Saini, and today I am going to discuss another topic of thermodynamics, namely पॉलीट्रॉपिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको पता रखा है कि मैं आपको रोज एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, उसके 10 क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप उन क्वेश्चनों को करेंगे। कोई दिक्कत आती है तो फिर उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज फर्स्ट लॉ से रिलेटेड ही प्रोसेस है, पर्टिकुलरली पॉलीट्रॉपिक एंड साइक्लिक। ठीक है, तो मैं देखो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। अब आप इनको पहले आपके क्वेश्चन डाल देता हूँ। ये 10 क्वेश्चंस रहेंगे, इनके आंसर की। और उसके बाद में थोड़ा मैं पहले आपको इसकी थ्योरी समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको क्या मानना है वो सुन लो आप। सिस्टम को, जो भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिस्टम को आपको लेना है आइडियल गैस। सिस्टम को क्या लेना है आपको? आइडियल गैस। प्रोसेस क्या होगा आपके? प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल, यानी इनफाइनाइट सिंबल चेंज के साथ। प्रोसेस कौन सा रहेगा? रिवर्सिबल। और जैसे पैरामीटरों में रिलेशन था एडियाबैटिक प्रोसेस में, उसी तरह से आप बोलेंगे पॉलीट्रॉपिक में। तो देखो आपको याद दिला देता हूं, एडियाबैटिक में रिलेशन ऐसे था। एडियाबैटिक में जो रिलेशन था ना, वो समझा देता हूं। एडियाबैटिक में पी और वी के बीच में क्या रिलेशन था? पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां पर गामा की वैल्यू एडियाबैटिक में आइडियल गैस के लिए आपको पता है सीपी अपॉन सीवी होती है, इसलिए एक से ज्यादा थी। यहां पर आप बोलेंगे पीवी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक्स कोई भी हो सकता है, आपको बता देता हूं। एक से ज्यादा, एक से कम, किसी भी फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। ठीक है। दूसरा दूसरा रिलेशन था टीवी में, टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां पर भी आप ऐसे ही बोलेंगे, टी वी की पावर x-1, एक्स बोल देना, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसके अंदर? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में भी ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है। तीसरा रिलेशन था टी और पी के बीच में, टीवी की पावर था वहां पे गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप यहां पर भी ऐसे ही बोलेंगे, टी की पावर एक्स और पी की पावर क्या था? 1 - x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, उसमें वर्क आपने जो फाइंड किया था, वो वर्क के दो तीन फॉर्मूले थे, वो समझा देता हूं। W इक्वल टू, एक तो था आपके पास में NR dt अपॉन गामा -1। याद करो उस फॉर्मूले को, आप यहां पर भी ऐसे ही बोलना। W इक्वल टू NR dt, और गामा की जगह क्या लिखोगे यहाँ पर? X। गामा की जगह क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? X। ठीक वही फॉर्मूले काम में लूंगा। देखो अंतर जो आएगा वो समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखना x-1। और भी बहुत से रिलेशन थे, जैसे आपने W एक ऐसे भी लिखा था वहां पे, P2V2 माइनस P1V1 इक्वल्स टू गामा -1। इसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे? P2V2 माइनस P1V1 अपॉन x-1। हाँ, उसमें एक लाइन थी, अब मैं आपको समझाता हूँ बात। वहां पर आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को किसके बराबर लिखा था? डब्लू के। क्यों? क्योंकि उस समय यहाँ क्या थी? 0। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं। यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू आएगी। देखो तो कैसे निकालेंगे, समझ लो आप। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लो लगाएंगे Q प्लस W, तो इसके अंदर 0 नहीं है, क्या वैल्यू है वो रखनी पड़ेगी आपको। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की ये होती है साहब। देखो मोलर हीट कैपेसिटी बताई थी मैंने, मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू Q अपॉन NdT। याद करो। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखना आप। तो Q इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? मोल एन, मोलर हीट इंटू डी टी, प्लस डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे उसी फॉर्म में? NR dt अपॉन x-1। इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो आप। अच्छा, आइडियल गैस के लिए ये आपको पता क्या होती है? NCV/dt इक्वल्स टू, ये सब बातें लिख दी, N मोलर हीट कैपेसिटी dt प्लस NR dt अपॉन x-1। अब देखो, इस एन को dt को, एन को dt को, इनको तो कर दो कैंसिल, और रिलेशन आ गया CV इक्वल्स टू मोलर हीट कैपेसिटी प्लस R अपॉन x-1। तो यहां से आप डिफाइन करोगे, यानी अब आपको जैसे पता है कि मोनोएटॉमिक गैस की CV कितनी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में दे देगा, या फिर आपसे मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करवा लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक्स वगैरह दे देगा, कोई ना कोई रिलेशन देगा। यदि पैरामीटर में रिलेशन दे दिया तो एक्स फाइंड हो जाएगा।
यदि आपको मोलर हीट कैपेसिटी दे दी तो एक्स निकल जाएगा। देखो जैसे मैं कहता हूँ मोलर हीट कैपेसिटी आपको दे दी मोनोटॉमिक की, तो सीवी तो आपको मालूम है कि 3r/2 होती है, ठीक है, तो एक्स निकल जाएगा। तो इन पैरामीटर में रिलेशन निकाल दोगे पीवी वगैरह के अंदर। यदि मैं पी और वी पैरामीटर में कोई रिलेशनशिप देता हूं तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये डिफरेंस आएगा एक तो, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर और उसमें इंटरनल एनर्जी जो एडियाबैटिक की थी, इस प्रोसेस में एक तो डिफरेंस है, ठीक। दूसरा वर्क कैलकुलेट करने के लिए एक्स की वैल्यू आपको बता दी, कुछ भी हो सकती है, ठीक। अगली बात सुनो, देख ये तो पॉलीट्रॉपिक के लिए 3-4 क्वेश्चन भी समझाऊंगा। आगे बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। आगे किसकी बात करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो सुनो साइक्लिक प्रोसेस वैसे कुछ नहीं है, सिस्टम अपनी एक स्टेट से बहुत सी स्टेट, एक से ज्यादा ही होनी चाहिए, चाहे दो हो तीन हो, कितनी है, जैसे बी में गया, ठीक है, फिर सी में गया, फिर डी में गया, इसी तरह से और स्टेटों में चेंज होता होता अपनी कहाँ पर आ जाना चाहिए, इनिशियल स्टेट में। यानी सिस्टम जिस स्टेट से शुरू हो उसी स्टेट में आ जाए इनिशियल स्टेट में, तो ऐसे को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। एटलीस्ट टू पाथ तो चाहिए ही, समझ गए। उसे क्या कहते हैं अपन, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे देखो ये भी एक साइक्लिक है, ए से, देखो इधर ध्यान से, ए से बी में गया, आइसोबारिक था, जैसे पी और वी के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, ये पी है वी है, गया यहाँ पर और वापस आ गया है साहब, आइसो वापस रिटर्न तो हो ही गया, तो कम से कम 2 स्टेप तो होने ही चाहिए, समझ रहे हो। तो इस तरह से इसको अपन क्या कह देते हैं, साइक्लिक। आप सुनो देख ध्यान से, जब इनिशियल और फाइनल सेम है, ध्यान से सुन लो, जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो ऐसे सभी पैरामीटर जो कि केवल इनिशियल और फाइनल पर ही डिपेंड करते हो, उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रेशन उनका क्या होता है, जीरो। जैसे ऑल स्टेट फंक्शन, तो आप समझ लो ऑल स्टेट फंक्शन, ऑल स्टेट फंक्शंस। अब ध्यान रखना स्टेट फंक्शन में जो सिस्टम के अंदर की प्रॉपर्टी है सब स्टेट फंक्शन होती है, आपको समझा दूं। बस केवल आप एक तो ध्यान रखना, डब्लू को, वर्क को, वो पाथ फंक्शन होता है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर थोड़ी है, वो तो प्रोसेस से जनरेट किया जाता है। एक तो वर्क और एक क्या बोलते हैं, क्यू, एक हीट एनर्जी। ये भी एक्सचेंज है, क्योंकि टेम्परेचर आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फर्स्ट लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जब डिफरेंट टेम्परेचर हो तो जो एनर्जी एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसका नाम है क्यू। और ये वर्क थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से आता है। तो ये दो तो हैं पाथ फंक्शन, ध्यान रखें आप। और बाकी सभी क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे बोला साहब की साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा यू का चेंज इन एनर्जी जीरो, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल स्टेट ही इनकी फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट क्या है इनकी, फाइनल स्टेट, ध्यान रखो। तो जितने भी स्टेट फंक्शन है लाइक एज, जैसे डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो, जो भी स्टेट फंक्शन आपने पढ़ रखे हैं वो सब की वैल्यू क्या हो जाएगी साइक्लिक में, जीरो। इसलिए अब सुनो देख बात ध्यान से, जब इनकी वैल्यू जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर लगाते हैं, फिर अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, देखो एक बार ध्यान से। तो फिर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस में ये क्या रहता है, जीरो। अच्छा किसी के लिए भी हो साइक्लिक, को जरूर थोड़ी आइडियल गैस हो, एनी साइक्लिक बोल दिया तो चेंज इन इंटर एनर्जी जीरो, बिकॉज साइक्लिक की डेफिनेशन ही इनिशियल और फाइनल, और आपको पता है स्टेट फंक्शन ओनली इनिशियल और फाइनल पर ही डिपेंड करते हैं, देयर फॉर देयर चेंज, ये लिख दिया जीरो। तो क्या होगी, Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। मतलब समझ गए आप, किताब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। यदि आप देखो अब ध्यान से, यदि आपके पास में फिर एक्सपेंशन का प्रोसेस है तो डब्ल्यू किस साइन के साथ होता है, नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे तो क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव का मतलब सिस्टम क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो ये मतलब हुआ कि साइक्लिक प्रोसेस में, ध्यान से समझो आप, साइक्लिक प्रोसेस में यदि आपके पास में वर्क एक्सपेंशन का है, यानी सिस्टम डज वर्क या सिस्टम डू वर्क, देन इट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, कितनी, जितना काम करेगा उतनी, ठीक है। दूसरा इन केस ऑफ कंप्रेशन, यदि आप बात करते हो कि कंप्रेशन का प्रोसेस था तो डब्ल्यू किसके अंदर लिखोगे, पॉजिटिव में, और डब्ल्यू पॉजिटिव में लिखोगे तो क्यू किसका आएगा, नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब हीट लॉस्ट करेगा, हीट क्या करेगा, लॉस्ट करेगा सिस्टम, कितनी, जितना उस पर काम किया जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो ये वर्क का और हीट का रिलेशन है किसके अंदर, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, ठीक। ये साइक्लिक प्रोसेस में, अब बस इतने ही थे, इसके अंदर दो ही प्रोसेस थे, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो डाले, बड़े क्वेश्चन है, उनको समझाता हूँ। देखो देखो एक बार ध्यान से, आते हैं अपने नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे वापस लो। देखो अब आप, क्वेश्चन फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको बस साइन ही बताने, कैसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आइडियल तो गैस है मोनोएटॉमिक, ठीक है, अंडरगो थ्रो रिवर्सिबल पाथ, ठीक है, ये प्रोसेस आपको साइन बताने हैं इन सब के, ठीक है। जैसे
ए प्रोसेस के अंदर ये है ए। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आइसोबारिक तो प्रोसेस का नाम है, एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, ध्यान से देखो। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो डब्ल्यू की साइन के संग लिखूंगा नेगेटिव। दूसरा देखो इधर ध्यान से, दूसरे में ए बी से और सी जा रहे हो तो कहता है ये आइसोकोरिक। बी और सी से जा यानी बी प्रोसेस के अंदर 2 से 3 पर कहता है आइसोकोरिक, इसलिए डब्ल्यू क्या रहेगा यहाँ पर, डब्ल्यू जीरो। ठीक है, आगे बात करते हैं सी से और ए पर जा रहे हो, यानी इस थर्ड से ए पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन 48 44.8 से 20, तो कंप्रेशन हो रहा है तो इसके अंदर डब्ल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। समझ गए, तो देखो देख ध्यान से, वर्क से ही आ जाएगा, बाकी सिंपल लिखें, ध्यान से देखो। प्रोसेस बी की बात करो तो वर्क क्या है इसके अंदर, देखो प्रोसेस बी, बी के अंदर साइक्लिक में प्रोसेस ए के अंदर डब्ल्यू जीरो गलत लिखा हुआ है, बी के अंदर जीरो सही था। ठीक है, क्यू के अंदर बात करते हैं तो क्यू में क्या होगा, देखो इधर क्यू की बात सुन लो आगे, क्यू की बात सुनो। आपको पता है ना कि साहब यहाँ पर टेम्परेचर देखो, आइडियल गैस है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ऐसे सोचा करो क्यू पे क्या रिलेशन पड़ेगा। तो पहली बात तो इस बी को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बी आइसोकोरिक प्रोसेस यानी ये कांस्टेंट है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के टेम्परेचर के। इट मीन्स जब प्रेशर कम हो रहा है, 2 से 3 पर जाने पर प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो ये दोनों डेल्टा यू, डेल्टा यू और क्यू तो बराबर आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो दोनों के साइन क्या आ जाएंगे, नेगेटिव एन सी वी डी टी, तो दोनों नेगेटिव साइन के संग, तो ये गलत लिखा हुआ है, समझ रहे हो। इसी तरह से डेल्टा एच भी नेगेटिव साइन के साथ आता, कहते हैं क्योंकि वो भी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो दोनों में टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से देखो आपको ए से बी में भी टेम्परेचर का रिलेशन बता दूं, इस ए से यानी ए फर्स्ट में जब 1 से 2 पर गया तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऐसे लगा के देख लिया करो, पीवी इक्वल टू क्या चीज है, एनआरटी। तो पी और एन आर कॉन्स्टेंट है इस ए प्रोसेस में, इसलिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। तो जब आपको वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, समझ गए, वॉल्यूम एक्सपेंशन का टेम्परेचर इंक्रीज, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज होने से इन दोनों के साइन भी किस में आएंगे, पॉजिटिव में। देखो इधर डेल्टा टी पॉजिटिव में आएगा, और आइसोबारिक में आपको बता रखा है मैंने, आइसोबारिक में क्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के, आइसोकोरिक के अंदर क्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के। ठीक, तो एक तो लाइन ये, तो अब आपको बता दूं कि नेट एंथैल्पी चेंज और इंटरनल चेंज तो जीरो, और जो अभी मैंने आपको बताया था कि वर्क जो है वो किसके बराबर होगा, हीट एब्जॉर्ब के। अब वर्क का साइन चेक कर लो, वर्क एक्चुअल में नेट क्या है वर्क, अब देखो इधर ध्यान से, नेट वर्क आपको समझा देता हूँ, वर्क इसके अंदर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। तो देखो जब आप 1 से 2 में गए तो एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन में नेट वर्क नेगेटिव साइन के साथ है, ये इधर देखो, ये नेट वर्क है आपके पास में किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव साइन के साथ है ये इसके अंदर ए से बी में। अब 3 से 1 पर आए, जब स्टेट 3 से 1 गई तो ध्यान से देखो पैरामीटरों को, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, 3 पर 0.3 पर पी और वी का प्रोडक्ट देख लो आप 22.4 लीटर, इसी तरह से फर्स्ट पे भी देख लो 22.4 लीटर। ठीक है, जब पीवी कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हो गया प्रोसेस। ठीक है, अब वर्क की बात करते हैं, तो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन के लिए साइन क्या लिखोगे, पॉजिटिव, और पता है कौन सा है वो, मैं आपको समझा देता हूँ कौन सा वर्क है वो, ये एरिया है, ये वाला एरिया, सी से बी में ये पॉजिटिव एरिया है ये वाला, तो पहले ये नेगेटिव था और अब ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड वाइज जब मैं ऐड करता ना तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यू ऐड करना पड़ता है ए से बी में, ए से 1 से 2 का, प्लस इसी तरह से 2 से 3 का, और इसी तरह से 3 से 1 का, तो सबको ऐड करते हो तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आपके पास में ये बचेगा, तो डब्ल्यू किस साइन के संग आएगा, नेगेटिव के संग। फिर आपको बता दिया जितना डब्ल्यू आएगा उतना ही सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो पॉजिटिव साइन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। ठीक, तो ये आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके साइन बताने थे, बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा किया करो लेकिन इन क्वेश्चनों को। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूछा हुआ है, बता दूं आपको सेकंड क्वेश्चन, बढ़िया एडवांस में कभी। देखिए ध्यान से, आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम, ये उसके इनिशियल पैरामीटर दे रखे हैं P1 V1 T1 P2 V2 डिफरेंट कंडीशन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था पहले, इफ एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। आप इसको समझो, कुछ नहीं, साइमल्टेनियस का मतलब समझते हो ना, अपने आप, साइमल्टेनियस का मतलब अपने आप। और फिर ध्यान से देखा करो कि जो साइमल्टेनियस प्रोसेस है ना, कैन नॉट बी रिवर्स इटसेल्फ, अपने आप रिवर्स नहीं होते। आप समझो, देख ध्यान से सुनो, ये कोई साहब आपने गैस भर रखी थी यहाँ पे, यहाँ पर क्या भर रखी हुई थी, कोई गैस। अब सुनना, फ्रीली एक्सपेंशन का मतलब समझा दूं मैं आपको। फ्रीली एक्सपेंशन का मतलब होता है कि पी एक्सटर्नल क्या होता है, जीरो, यानी किस में एक्सपेंड करनी है आपको, वैक्यूम में।
अब यहाँ पर पिन होल कर दो। अब चाहे आप देखो इसको, चाहे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, चाहे आप एडियाबेटिक वाल्व बना दो, कैसी बना दो। एडियाबेटिक वाल्व का मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगी सिस्टम सराउंडिंग, कुछ भी कर दो, जैसे ही पिन होल करेंगे तो गैस अपने आप एक्सपेंड होगी। इसलिए प्रोसेस कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस। फर्स्ट सही सेंटेंस है। इसमें आपको इनकरेक्ट बताना, ध्यान रखना। तो पहला कैसा था, करेक्ट। दूसरा बढ़िया क्वेश्चन, देखिए इधर अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखो। हाँ, वर्क डन बाय द गैस इज लेस, वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन एक्सपेंड रिवर्सिबल फ्रॉम वन से V1 से V2 अंडर एडियाबेटिक कंडीशन एज कंपेयर टू दैट एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम PV अंडर आइसोथर्मल। यानी मतलब समझा दूं आपको कि रिवर्सिबल तो प्रोसेस है, ये था V1 और ये V2, ठीक है, सेम कंडीशन में। ये लो, ध्यान से देखो। अब क्या क्वेश्चन है वो समझा देता हूं। ये साहब सपोज गैस ए थी और ये V2 पर लानी थी आपको, V1 से कहां पे लेकर आनी थी, V2 पर, यानी दोनों के वॉल्यूम सेम है। ये था प्रेशर और ये वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बना के समझा रहा हूं, ठीक है। तो बोले साहब वर्क रिवर्सिबल के अंदर, तो वर्क डन ऑफ द गैस इज लेस इन एक्सपेंड रिवर्सिबल V1 से V2 अंडर एडियाबेटिक। अभी आपको कल समझाया था मैंने, एडियाबेटिक में आपको पता है ना फाइनल टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब फाइनल टेम्परेचर कम हो जाता है तो प्रेशर भी कम रहता है, समझ रहे हो। तो ये तो कौन सा आ जाएगा आपके पास में, एडियाबेटिक का। या फिर आप एडियाबेटिक के लिए एक रिलेशन भी आप पावर से, एडियाबेटिक का फॉर्मूला है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा की वैल्यू एक से ज्यादा आइडियल गैस के लिए, और आइसोथर्मल के लिए होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। इसलिए स्लोप मोर नेगेटिव किसका आता है, एडियाबेटिक का। तो ये तो हो गया था एडियाबेटिक, और ये कौन सा हो गया, आइसोथर्मल। अब पढ़ के देख लो इसका एरिया, आइसोथर्मल का एरिया जो वर्क डन जिसे कहते हैं वो ज्यादा आएगा, किससे ज्यादा आएगा, एडियाबेटिक के। इसलिए बढ़िया क्वेश्चन और पूछा भी है, देख लो एक बार, ठीक है। ये भी सही सेंटेंस है, इनकरेक्ट देना था। वर्क डन, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन कंप्रेस्ड irreversibly from P2 V2 to P1 V1 अगेन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ P। अब आप कंप्रेशन का और रिवर्स उसका बता देता हूं आपको। यहां पे स्टूडेंटों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इस चीज को आप बहुत ढंग से समझो। रुको, देखो, ध्यान से समझना। आप इरिवर्सिबली कंप्रेस्ड किया, पहले तो रिवर्सिबली कंप्रेस्ड करते हो, देखो मैं आपको बता दूं P और V। जब आप रिवर्सिबली कंप्रेस्ड करते हो ना गैस को, रुक जाओ, ये था आपके पास में इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल है। थोड़ा ऐसे स्टीप टाइप का ग्राफ बनाया करो, ऐसे इस तरह का, ये बी। तो जब ये एक्सपेंशन था और जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा, यहाँ पर आपके पास में वॉल्यूम हो गया V2, प्रेशर भी हो गया था अब आपके पास में P2, इस तरह से। तो जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा रिवर्सिबल मैनर से, ध्यान से सुन लो, रिवर्सिबल मैनर से, तो जितना मैंने इसको एक्सपेंड करने में गैस ने वर्क किया था वही मैग्नीट्यूड किसके संग आ जाएगा, अपोजिट साइन के साथ, किससे, रिवर्सिबल मैनर में। लेकिन जब मैं इसको इरिवर्सिबल मैनर से एक्सपेंड करूंगा, तो इरिवर्सिबल का मतलब समझा देता हूं आपको। ये तो साहब गैस की इनिशियल पैरामीटर है, ये तो जैसे P2 हो गया था, ये P1। तो अब जब करोगे तो वॉल्यूम जो आपके पास में प्रेशर वर्क का फॉर्मूला है वो पता है क्या है, इरिवर्सिबल में P एक्सटर्नल और चेंज इन वॉल्यूम। P एक्सटर्नल है गैस का इनिशियल प्रेशर के बराबर। तो उस समय इस वॉल्यूम, ये जो एरिया आएगा ये आएगा वर्क। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ये एरिया पहले रिवर्सिबल में क्या था, कम, इरिवर्सिबल कंप्रेशन में एरिया कौन सा हो गया, ज्यादा। इसलिए बहुत अच्छा सेंटर और सही। वर्क डन ऑन द गैस, ऑन द गैस का मतलब कंप्रेशन सराउंडिंग कर रहा है, इज मैक्सिमम व्हेन इट कंप्रेस्ड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1। बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन। आगे देखो फोर्थ सेंटेंस, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस is first is zero if expansion is expand reversibly with T1 to T2। रुको जाओ, अब देख समझाता हूं इस सेंटेंस को, आधे को सुनता हूं अगली बात बताता हूं, सुनिए। इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज जीरो एक्सपेंड रिवर्सिबली T1 T2, बिल्कुल सही है, क्योंकि आइडियल गैस है। आपको पता है आइडियल गैस किस पर डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर पर। तो NCV/DT, टेम्परेचर जब बराबर तो जीरो। यहां तक सही है सेंटेंस। एंड पॉजिटिव, अब सुनना, एंड पॉजिटिव इफ एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन जिसमें T1 T2 इक्वल नहीं है। अब बताओ जब गैस एक्सपेंड होती है, देखो अपनी ऊपर लाइन में आप ध्यान से पढ़ते थे, सब बातें क्लियर कर देता हूं मैं आपको, सुन लो। जब एडियाबेटिक की बात की जाती है, एडियाबेटिक की, और गैस एक्सपेंड होती है, तो चेंज इन इंटरनल का साइन किस में आता है, नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब U2 कम रहेगा किससे, U1 से। इट मीन्स T2 कम रहेगा किससे, T1 से। और जब ये कम रहेगा तो साइन कैसा आ जाएगा आपके पास में, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नहीं, एक्सपेंड हो रही है तो क्या आएगा, नेगेटिव।
इसलिए यहां से गलत हो गया, इसलिए आपका आंसर कौन सा बन गया? 4। देखो बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे देखिए। हाँ, कैलकुलेट सीवी ऑफ डाई एटॉमिक गैस। आपको बता देता हूँ, इंटरनल एनर्जी का आपने मेरा लेक्चर्स देखा हो तो उसमें लिखाया है मैंने आपको सीवी सीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरनल एनर्जी का लेक्चर देखना जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड मैंने एक डाल रखा है। कैलकुलेट सीवी ऑफ डाई एटॉमिक गैस इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो देखो, जब आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्टिव करते हैं, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के। पहली लाइन और आपको बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इक्वल्स टू हाफ टी, इक्वल्स टू हाफ के टी ड्यू टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वापस, ड्यू टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ा सा देखना, उसमें क्या है, मूवमेंट को कहते हैं, जितने भी स्पेस में पॉसिबल मूवमेंट है उनको। यहाँ पर क्या क्या चीज है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? आर अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये वैल्यू है। ठीक है, अब सुनो देख ध्यान से, ये किसकी है? एनर्जी है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से, एवरेज एनर्जी जिसको कहते हैं। ठीक है, अब सुनो आप, अब जब डाई एटॉमिक गैस है ना, तो सुनो ध्यान से, डाई एटॉमिक गैस की ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सबकी 3 होती है, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब है कि उसका जो मास है, ठीक है, वो जो अपनी पोजीशन एक्स पे जा सकता है, वाई पे जा सकता है, जेड पे। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो गई आपके पास में 3। बात करते हैं रोटेशनल। तो जितने भी आपको पता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो सब के सब लीनियर होते हैं। लीनियर का मतलब जैसे एक्स और एक्स पर रखा हुआ था ये, तो मैं इसको एक दूसरा वाई एक्सिस के अलग रोटेशन कर सकता हूँ और दूसरा जेड में। तो जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं सब के सब कहते होते हैं लीनियर, पहले तो ये समझ लो। इसलिए उनकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल की, समझ लो ध्यान से। तो डाई एटॉमिक जैसे H2 ही है, जैसे क्या है आपके पास में H2, तो इसके अंदर भी एक तो देखो इस तरह से, जैसे स्प्रिंग का, जैसे इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, ये भी मूवमेंट है, ये भी मूवमेंट है। और एक इसको क्या कर सकता हूं मैं? कंप्रेस कर सकता हूं। ध्यान से सुन लो, तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन, इसकी वजह से भी आपके पास में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में यदि कोई पूछे, जैसे टोटल, जनरली हम केमिस्ट्री में ये लिखाते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n, एन वहां पर एटोमिसिटी है, तो टोटल 6 हो गई। अब ध्यान रखना, लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव हो गई, तो उसकी वजह से जो एनर्जी है, हाफ के टी एनर्जी तो किसकी आएगी? एक्सपेंशन की। और हाफ के टी एनर्जी किसकी आएगी? कंप्रेशन की। इसलिए एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से नेट कोई पूछे तो एनर्जी कितनी हो गई? के टी। और इनकी वजह से जो ट्रांसलेशनल रोटेशनल, क्योंकि आपको बता देता हूँ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत हाई टेम्परेचर पर एक्टिव होती हैं। और आप सोचो, गैस के मॉलिक्यूल, जैसे ये हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन का, अब ये एक्सपेंड होना चाहिए, अब टूट नहीं जाए बॉन्ड, टूट गया तो फिर हाइड्रोजन ही खत्म हो गई। इतना टेम्परेचर दो जिससे ये एक्सपेंड हो जाए, फिर वापस कंप्रेस्ड, ऐसे ऐसे, तो इसे कहते हैं वाइब्रेशनल। अब सोल्व करते हैं, तो देखो आप ध्यान से, अब इसको सोल्व करते हैं। तो कुल मिलाकर जो एनर्जी आएगी डाई एटॉमिक की वाइब्रेशनल मानते हुए, तो आप देखो 5, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ रोटेशनल और ट्रांसलेशन की वजह से होगी 5, हाफ के टी था, तो 5/2 के टी, तो ये हो गया। और एक लिखूंगा मैं केटी किसकी वजह से? रोटेशनल की, वाइब्रेशनल की वजह से, क्योंकि उसमें 2 थी। तो आपके पास में टोटल हो गई था, अब ये 3 और जोड़ लो तो ये हो गई आपके पास में 7/2 केटी। कितनी हो गई? 7/2 केटी। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है ये एवरेज है। अब जैसे मान लीजिए सिस्टम में, आपके ध्यान से सुनो, सिस्टम में बोले था हमारे पास में एन मोल, एक एवरेज का मतलब एक मॉलिक्यूल की थी, आपके पास में एन मोल है, तो एक मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं? एन ए। मैं कहता हूं एन मोल के अंदर इंटू एन है, तो मैं इसको एन इंटू एन ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। लो, क्या कर दिया मैंने? एन इंटू एन ए थे, अब किसकी हो गई ये? एन मोल्स की। अब देखो के टी, के क्या था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? आर अपॉन एन ए। आर अपॉन एन ए, एन ए से एन ए कैंसिल, तो अब आपके पास में इंटरनल एनर्जी हो गई साहब 7/2 एन आर टी। किसी टेम्परेचर पर डाई एटॉमिक गैस के पास में जो एनर्जी होती है स्टोर्ड किसी टेम्परेचर पर, वो इतनी होती है। जब मैं इसमें चेंज निकालूंगा तो मैं लिख दूंगा डेल्टा यू इक्वल्स टू 7/2 एन आर डी टी। ठीक है, और फिर आपको एक चीज पता है, वो उसी को रख देता हूं, जिससे आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया करो। डेल्टा यू आइडियल गैस का कितना होता है? एन सीवी डी टी। क्या होता है? एन सीवी डी टी। एन से एन कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, क्या आ गया सीवी आपके पास में? 7R/2। लो साहब, गलत मत कर देना, बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट रिलेशन था ये वाला, 7R/2।
कैसे कैलकुलेट किया ध्यान रखना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव हो गई तो एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन उसको भी काउंट किया करो, ठीक है। और इसलिए काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो हाफ के टी प्लस हाफ के टी, एक वाइब्रेशनल डिग्री की ऑफ फ्रीडम की वजह से के टी लिख दिया करो, ठीक। आगे मोलर हीट कैपेसिटी देखो, पॉलीटॉपिक प्रोसेस क्वेश्चन। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस फॉर विच द रेशो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज वन, पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन क्या है आपके पास में, प्रेशर और वॉल्यूम इसका रेशो कितना दे रखा है आपको, वन, और मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो मैं ये लिख देता हूं साहब, जो गिवन है वो है पीवी की पावर माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमको दे रखा है, समझ गए। पीवी की पावर वन इक्वल टू क्या दे रखा है, कांस्टेंट। और रिलेशन हम जो जानते हैं वो बता देता हूं आपको। हम जानते हैं पीवी की पावर किसके अंदर, हीट कैपेसिटी मोनोएटॉमिक प्रेशर मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम जानते हैं पीवी की पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, माइनस की वन, ठीक है। अब आपको फाइंड करनी थी मोलर हीट कैपेसिटी, तो आप पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेक्चर दिया है उसको चेक कर रहा कैसे निकालते हैं। अब मैं रख रहा हूँ वैल्यू, देखो अब देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूँ इसमें मोलर हीट कैपेसिटी की। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिखिए साहब, ये है। फिर आपको जो मालूम है वो लिखिए, ठीक है, वो लिख दिया आपने। अब इसमें फाइंड करना है आपको मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो था वो रख के दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला था कि साहब CV इक्वस टू मोलर हीट कैपेसिटी प्लस R अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस वन। अब देखिए आप, आपको फाइंड करनी है मोलर हीट कैपेसिटी। मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस की CV कितनी होती है, 3/2R। तो मैं इस मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे भी लिख सकता हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू CV माइनस R अपॉन एक्स माइनस वन। CV लिख देता हूँ कितनी होती है, 3/2R, माइनस R दे रखा है, एक्स कितना आया था, माइनस, माइनस वन और माइनस वन, तो ये माइनस माइनस ये टू हो गया। तो आपके पास में हो गया साहब 3R अपॉन टू प्लस क्या आ गया आपके पास में, R/2। तो ये तो हो गया साहब 1.5 और ये आधा, तो कितना हो गया, 4R/2। फर्स्ट आंसर पूछा हुआ है जेई में। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था, कुछ नाम नहीं दे रखा, क्या था, पॉलीट्रॉपिक। क्या रिलेशन दे रखा था, पी और वी का जो रेशो है कितना है, वन। इसका मतलब पी वी की पावर माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट गिवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ उसी तरह का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से जैसा ही एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को भी देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन दिए। मोनोएटॉमिक गैस, इसलिए जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना साहब, क्या होता है क्या होता है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और उनके क्वेश्चनों को यहाँ तीन चार क्वेश्चन डालें, यहाँ से करो। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है प्रोसेस इन विच हीट कैपेसिटी इज 3R, आइडेंटिफाई करेक्ट रिलेशन। हीट कैपेसिटी 3R है, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था CV इक्वल टू ये हीट कैपेसिटी प्लस क्या लिखा था, R अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन में दे दिया आपको हीट कैपेसिटी कितने दे दिया, 3, एक्स निकालना है मुझे जिसको डिफाइन करूं। तो लिख देता हूं साहब आपके पास में CV तो कितनी होती है बताओ, मोनोएटॉमिक गैस की 3R/2, ये तो CV। ये मैंने दे दिया मोलर हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में कितना, 3R लिख दिया साहब हमने भी, R अपॉन एक्स माइनस वन। इसको इधर ले जाओ आपके पास में, ये वैल्यू तो ये हो जाएगा 3R/2, इस साइन इधर कर दो, इसको माइनस हो जाएगा 3R इक्वल टू R अपॉन एक्स माइनस वन। तो 3R तो 3R/2 और 3R में से कम करोगे तो माइनस का रह जाएगा ये 3R/2, ठीक है। इक्वल टू R अपॉन एक्स माइनस वन, एक R से R कैंसिल कर लो और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो। लो देखो ऊपर सोल्व कर देता हूँ, आप समझो, आगे सोल्व कर देता हूँ, इसको करना कुछ नहीं है। देखो ये मैंने डिफरेंस आ गया, तो ये हो गया साहब R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास में कितनी, -3x, माइनस की वैल्यू तो ये है ही, और यहाँ लिख देता हूँ x माइनस वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में 2, ठीक है। आगे लिख देता हूँ x इक्वल टू -2/3, इसको नीचे कर दिया, ठीक है, और प्लस क्या कर दूंगा 1। तो आप फिर इसका एलसीएम वगैरह लेके और सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा आपके पास में 3, और ये हो जाएगा -2 + 3, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू आपके पास में 1/3। तो आप क्या करेंगे, P और V का रिलेशन था PV की पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या लिख देना 1/3, लो साहब आंसर कोई ये रहो। तो ऐसे किया करो, मैंने आपको बताया ना, हीट कैपेसिटी देगा कोई तो आपसे रिलेशन पूछेगा, यानी एक्स फाइंड करना है, एक्स दे देगा और गैस का नाम दे देगा मोनोटॉमिक डाइटोमिक, उसकी CV आप जानते हो, तो आपसे मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करवा सकते हैं। पॉलीटॉपिक प्रोसेस में ये क्वेश्चन बनते हैं, वर्क का ये था ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन 6 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक इसी तरह का है, ध्यान से करो।
देखो, आइडियल गैस है जिसमें सीपी और सीवी को आप गामा लिखते हो, सही है। एक्सपेंड सो दैट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ध्यान से पढ़ेंगे लाइन को बहुत ध्यान से। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ द गैस इक्वल टू डिक्रीज इन देयर इट्स इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव साइन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो समझा देता हूँ। ये फर्स्ट लॉ है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये दे रखा है साहब आपको, देखो एक बार ध्यान से, क्या दे रखा है कि हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, यानी मैं इसकी जगह लिख देता हूं माइनस डेल्टा यू, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो रिलेशन आ गया मेरे पास में टू, टू, इसको इधर कर दो, टू टाइम ऑफ चेंज इन इंटर एनर्जी इक्वल्स टू डब्ल्यू। यहां से मैं एक्स निकालूंगा, समझ गए। अच्छा अब देखो, अब आपको क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू, और इंटरनल आइडियल गैस की कितनी होती है सीवी, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या लिखते हो, एन सीवी डी टी। क्यों भाई, क्या लिखते हो, एन सीवी डी टी। सीवी को मैं आर की टर्म में लिख देता हूं, एन आर अपॉन गामा माइनस वन इक्वल्स टू, वर्क अभी बताया था किसके बराबर होता है, एन आर डी टी और एक्स माइनस वन। क्या लिखा था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ये वर्क था, ध्यान से एक्स लिखे जाता है। जो कॉमन पॉइंट है उनको हटा दो, एन आर कैंसिल, डी टी कैंसिल, लो जी लो। तो क्या आ गया, गामा माइनस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। मुझे एक्स फाइंड करना है, तो मैं इसको इधर कर देता हूं, देखो इधर, इसको आप इधर करेंगे वन को, तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स माइनस वन, और ये क्या था आपके पास में, गामा माइनस वन, टू टाइम्स है। टू टाइम्स हो रहा है, ध्यान रखना, इस टू से मल्टीप्लाई और करना है आपको। ये किससे था, टू टाइम्स, ठीक है। रुको ऐसे लिखेंगे, सही करके लिखें, तो टू टाइम्स एक्स माइनस वन इक्वल्स टू गामा माइनस वन, और वी कैन से एक्स माइनस वन इक्वल्स टू गामा माइनस वन डिवाइड बाई टू, और एक्स इक्वल्स टू आपके पास में हो गया, इसको इधर ले जाओ प्लस में, प्लस ये वन हो जाएगा प्लस के अंदर, और ये हो जाएगा आपके पास में गामा माइनस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, और बढ़िया कहना चाहो तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, एलसीएम ले लो टू तो, और यहाँ पर रखो साहब टू प्लस गामा माइनस वन, एंड एक्स इक्वल्स टू आपके पास में कितना आ गया, गामा प्लस वन। एक्स इक्वल्स टू हो गया आपके पास में गामा प्लस वन बाई टू। ये एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब एक्स की वैल्यू को पुट कर दो जो रिलेशनशिप है आपके पास में। रिलेशनशिप क्या है आपके पास में, देखो टी और वी के अंदर रिलेशन ये आता है, देखो अब मैं रख रहा हूँ वैल्यू, वैल्यू पुट करेंगे टी और वी की, आपको रिलेशनशिप पता है उसमें रखनी है ये वैल्यू, ठीक है। क्या रिलेशन है, पॉलीट्रॉपिक में टी और वी की पावर एक्स माइनस वन। अब आप इस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करो, या एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, तो टी वी, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, गामा प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस वन। लेके देखो इसका एलसीएम फिर वापस, तो टू आ गया, तो गामा प्लस वन माइनस टू, तो क्या आ गया आपके पास में, गामा प्लस, ये तो गामा प्लस वन माइनस टू, क्या बचा, गामा माइनस वन बाई टू। क्यों भाई, गामा माइनस वन बाई टू, ये लो गामा माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये रिलेशन आ गया आपके पास। तो स्टेप वाइज करो, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, जैसे दिया गया क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ करते जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। किसके बराबर बोली, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, यानी क्यू किसके बराबर लिख देना, माइनस डेल्टा यू के, खत्म करो बात को, लिखते जाओ थोड़ा सावधानी से, ठीक है। अब देखो ये पॉइंटों को देखो, और आपको बताना है इसके अंदर हाउ मेनी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होती हैं। जो, सुनो ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन मास, मास पे या अमाउंट जिसको कहते हो, मास और साइज पे जो डिपेंड करते हैं उनको कहते हैं एक्सटेंसिव, और जो इन पर इंडिपेंडेंट रहते हैं उनको कहते हैं इंटेंसिव। अब आपको समझा देता हूं इनको करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका। आप क्या करोगे, होमोजीनियस सिस्टम्स एज्यूम किया करो, और उसके डिवीजन करके देख लिया करो। डिवीजन करने का मतलब साइज चेंज करके देख लिया करो, जो प्रॉपर्टी बदल गई वो एक्सटेंसिव नहीं बदली, वो इंटेंसिव। जैसे फिर समझाता हूं आपको, सुनो। जैसे मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूँ, ध्यान से सुनो, उसके अंदर साहब इस समय टेम्परेचर है साहब मेरे पास में, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 298 केल्विन है, समझ गए, इस टेम्परेचर पर। अब मैं इसमें दीवार कर देता हूँ इस रूम के अंदर, तो अब इतना ही रहेगा टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर किस पर डिपेंड नहीं किया, साइज पर, मास पर, समझ गए। इसलिए कहते रहा इंटेंसिव। टेम्परेचर की कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, वहां भी होमोजीनियस सिस्टम लेना पड़ता है। क्लियर हो गया। इसी तरह जैसे मैं प्रेशर की बात करता हूं, देखो आपको और क्लियर कर दूं, प्रेशर की बात करूं, मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूं, गैस का प्रेशर है 180 एम,
1 atm। अब मैं इसमें एक दीवार कर देता हूँ, सपोज एक पार्टीशन कर देता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, तो इधर भी अब चेंज करने थे भी 1 atm ही रहा। इसका मतलब है जो प्रेशर कहता हुआ इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज एंड मास। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए ध्यान रखना इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलता हूँ कि पहले प्रेशर कितना था 1 atm, अब मैंने 4 टुकड़े कर दिए, बोले साहब अब टोटल प्रेशर बताओ, तो आप इनको 1+1+1+ नहीं कर सकते, कितना रहता है 1 ही रहता है, तो ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब जैसे बात करता हूँ वॉल्यूम की, जिसमें मैं रूम में बैठा हुआ वहां पर गैस का टोटल वॉल्यूम है, सपोज मान लिया 10,000 लीटर। कितना है यहाँ पर 10,000 लीटर गैस भरी हुई है। मैंने डिवीजन कर दिया तो वॉल्यूम चेंज हो गया। बोले साहब कुछ इसमें है कुछ इसके अंदर, इसलिए ये कहते हो गए जो मास और वॉल्यूम साइज पर डिपेंड कर गई, क्या बोलेंगे आप उसको, एक्सटेंसिव। ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखें आप। ठीक, अब देखो आपको समझाता हूँ, इसके अंदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे जनरली आपको बता दूं एक क्वेश्चन नीट में भी जेई में भी आता रहता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी तो बनते हैं। तो देखो, टेम्परेचर की कोई भी यूनिट कैसे होती है, इंटेंसिव। जैसे बॉइलिंग पॉइंट मैं पूछता हूँ, बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, बोलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो कितने का, अरे बोलो कितना ही हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो कैसा है, ये करेक्टरिस्टिक पॉइंट है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक करेक्टरिस्टिक पॉइंट है किसी सब्सटेंस का, जो इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसकी अमाउंट क्या है। हाँ, एंट्रोपी आएगी अभी थोड़ी देर बाद में। रेंडमनेस को कहते हैं, डिसऑर्डर को कहते हैं। जितना ज्यादा डिसऑर्डर, देखो जैसे मान लीजिए इस मॉलिक्यूल के गैस ये थी, बोले 5 मॉलिक्यूल डिसऑर्डर्ड है, आप इसमें डिवीजन करके देख लो, बोले साहब अब एक में 5 नहीं रहे, आधे कुछ इसमें थे कुछ इसमें, इसलिए किस पर डिपेंड कर गई, अमाउंट पे या साइज पे, क्या बोलेंगे आप उसको, एक्सटेंसिव। पीएच, अब देखो इधर ध्यान से, जैसे मैं आपको ऐसे बोलता रहता हूँ क्लास में कई बार कि आपके पास में देखो इधर बोतल है साहब पानी की, ठीक है, मैं कहता हूँ बताओ भाई कितनी पीएच है, तो स्टूडेंट बोलता है साहब न्यूट्रल वाटर है 7 है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ इसमें से थोड़ा सा पानी इस ग्लास में डाल दो, मैं पूछता हूँ अब बताओ पीएच, बोले साहब 7 ही है, एसिड बेस थोड़ी हो गए डालने थे, वही वाटर ही रहा। इसका मतलब पीएच किस पर डिपेंड नहीं किया, साइज और अमाउंट पर। जितनी भी कंसेंट्रेशन टर्म है वो डिपेंड नहीं करती हैं, क्या बोलेंगे आप इनको, इंटेंसिव। डेंसिटी, फिर वापस देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो कैसा हो जाता है, इंटेंसिव। जैसे डेंसिटी में पूछता हूँ क्या होती है डेंसिटी, बोले मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसा था, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव, एंड देयर रेशो बिकम इंटेंसिव। समझ गए, इसलिए कैसे हो जाते हैं, ये भी करेक्टरिस्टिक है डेंसिटी। बोले वाटर के साथ, जैसे करेक्टरिस्टिक का मतलब समझा दूं, वाटर की डेंसिटी कितनी लिखते हो, जैसे 25 पे, बोले 1 ग्राम/ml, फिक्स हो गई ये वैल्यू, समझ गए। ऐसे इसी तरह से जैसे मैंने लिखा डाइपोल मोमेंट, इनऑर्गेनिक का एक पॉइंट है, किसी मॉलिक्यूल का करेक्टरिस्टिक पॉइंट है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। बोले डाइपोल मोमेंट तो चार्ज इनटू डिस्टेंस को कहते हैं, जो बॉन्डेड एटम के बीच की डिस्टेंस है, इसलिए क्या है, ये भी करेक्टरिस्टिक पॉइंट है, किसी मॉलिक्यूल का अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर अभी समझा दिया, ये भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, मोल करता है, क्योंकि मोल आपको पता है क्या चीज है, मोल कैसे निकालते हो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब जैसे मान लीजिए ये सब्सटेंस था, मैंने कहा था अब इस वाटर, ये सपोज मान लीजिए इसके टोटल 10 मोल थे, कितने थे 10 मोल, डिवीजन कर लो तो 10 इसी में थोड़ी है, तो एक तो ये हो गई, देखो आप समझो, एक तो ये एक्सटेंसिव अमाउंट पर डिपेंड कर रही है, इधर से और क्या आ गया, मोल, और नहीं। इधर हीट कैपेसिटी भी इन एक्सटेंसिव है, क्यों, हीट कैपेसिटी का मतलब समझते हो कि हम गिवन हीट टू द मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस को अमाउंट ऑफ हीट, जिससे उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज हो जाए, उस हीट को क्या कहते हैं अपन, या जो एनर्जी दी है उसको क्या कहते हैं आप, हीट कैपेसिटी। इसका मतलब किस पर डिपेंड करती है, मास पे, छोटे को कम देनी पड़ती है, ज्यादा को ज्यादा। एक ये रही वॉल्यूम, अभी समझा दिया, ये भी है साहब, क्योंकि डिवीजन करने से वॉल्यूम बदल जाता है, टेम्परेचर नहीं बदलता। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी की जितनी भी फॉर्म, क्योंकि आपको पता है ना इंटरनल एनर्जी क्या चीज है, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी जितनी भी है उनका सम, सम ऑफ द ऑल टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम, उसमें सब कुछ होता है, तो इसका मतलब अमाउंट पर डिपेंड करती है, और अमाउंट पर डिपेंड करते कहती हो जाएगी एक्सटेंसिव। एनर्जी, एंथैल्पी, ये भी है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी डेफिनेशन ये देखो, आपको समझा दूं, जब ये आपको पता है ये किस पर डिपेंड करती है, मास पे, तो ये भी करेगी, तो ये भी हो गई साहब आपके पास में। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, ई नोड सेल, 12th क्लास के स्टूडेंट देखो ध्यान से, पर्टिकुलरली ई नोड सेल में क्या होती है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 m, इसलिए डिपेंड नहीं करता, समझ गए। इसी तरह मोलर मास, ये भी करेक्टरिस्टिक है, आपको बता दूं, मोलर मास का समझते हो, 1 मोल सब्सटेंस का मास फिक्स वैल्यू रहेगी, ऐसा नहीं है तो आप उसको कम ज्यादा कर देंगे, इसको भी नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं, क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन और वगैरह पर डिपेंड करता है, जो कि इंटेंसिव है।
मोलर हीट कैपेसिटी वो भी नहीं, ये मोलर हीट कैपेसिटी लिखते ही पता है क्या हो गया, एक मोल की हीट कैपेसिटी फिक्स हो गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब समझते हो, यूनिट मास जनरली 1 ग्राम लिया जाता है, यहाँ भी फिक्स हो गई, ये भी नहीं। गिब्स एनर्जी वो आपको बता दे, एनर्जी की सभी टर्म, एनर्जी की सभी टर्म कैसी होती है, एक्सटेंसिव अमाउंट पर डिपेंड करती है। मोलरिटी भी क्या चीज है, मोल पर लीटर, तो ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, देयर बिकम इंटेंसिव। तो अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 इसके बाद में और 6, एक बार देख लो कौन कौन सी हो गई वो समझा देता हूं। एक तो एंट्रोपी हो गई, एक। दूसरा कौन सा हो गया आपके पास में, मोल, ये हो गया 2। ठीक है, हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी 3, वॉल्यूम 4, इंटरनल एनर्जी 5, एंथैल्पी 6, एंथैल्पी 6, और फ्री एनर्जी 7। बस 7 आंसर, ये लो दे रखी होगी कि मैं चेक कर लेना। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक बार पूछा है, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ, सुनो क्या पूछा था बताता हूँ। क्वेश्चन 8, वन मोल आइडियल गैस है, ठीक है, टेकन फ्रॉम ए से बी अलोंग विथ टू पाथ डिनोटेड, एक तो सॉलिड से दे रखा है, ये रहा ए से बी, और दूसरा कैसे दे रखा है, डैश लाइन से, ये रहा देखो इधर। ठीक है, आपको क्या बताना है, इनका वर्क है जिसमें क्लोजेस्ट इंटरवल बताना है, यानी डैश डॉटेड लाइन का वर्क, और जो सॉलिड बेस का वर्क है उनका रेतो बताना है। तो सॉलिड में देखो, सॉलिड को आप ध्यान से देखो, ये इनिशियल प्रेशर देखो कितना 4, इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपके पास में 0.5, तो पी और वी का प्रोडक्ट हो गया था 2, कितने पर, इस ए पॉइंट पर। अब बी पॉइंट पर देखो, इस बी पॉइंट पर आपके पास में, बी पॉइंट पर देख लो या कहीं जहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत इजी चेक कर सकते हो आप इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है 2 और प्रेशर कितना है 1, तो ये भी कितना हो गया 2। इसका मतलब जो ए से बी जो बना हुआ है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क होता है NRT ln V2/V1, और मैं NRT को पीवी भी लिख सकता हूं, तो W इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, PV ln V2/V1। देखो पीवी, पीवी का प्रोडक्ट कितना आया था हर पॉइंट पर 2, नेगेटिव साइन का मतलब मैग्नीट्यूड बताना है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाओ तो लगा, तो नहीं छोड़ो, दोनों में लगेगा। तो यहाँ पर पी और बी का प्रोडक्ट कितना आया है आपके पास में 2, तो लिख देता हूं 2 ln V2 कितना है आपके पास में बी पॉइंट पर 5.5, 5.5, और V1 कितना था इनिशियल पर 0.5, ये कितना था 0.5, तो ये हो गया साहब आपके पास में 11। 11 का लॉग थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रख लो, लॉग 10 की वैल्यू जानते हो ना, तो इसको 2 × 2.303, और लॉग 11, लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है 1.04, तो ये नियरली हो गया आपके पास में, थोड़ा सा ज्यादा लिख देना 4.6 और कुछ और लिख देना, ये लो साहब लगभग इतना वर्क है ये, क्योंकि लॉग 11, लॉग 10 की वैल्यू आपको पता ही एक होती है, तो 11 की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है 1.04 होती है, याद रह जाए तो, बाकी 1 से कर लो। ठीक है साहब, ये तो हो गया किसके अंदर, डैश, इस सॉलिड बेज में वर्क हो गया आपके पास में 4.61 यूनिट, किसके अंदर आ रही है बताना एक बार, लीटर एटीएम में। समझ गए, इस 2 को मैंने किस में लिख रखा है, लीटर एटीएम में। अब डैश लाइन से करके दिखाता हूं, देखो कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सोचते जाओ। सबको ऐड कर लेना, सबको ऐड कर लेना, क्योंकि वर्क कहता है पाथ फंक्शन, हर स्टेप में ऐड करना पड़ेगा आपको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस ए की, इसको नंबर डाल देता हूं A से 2। ठीक है, 1 से 2 कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक, ध्यान से देखो, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक का वर्क कितना होता है, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, फर्स्ट होगी बता रहा हूं आपको, 1 से 2 प्रोसेस की आइसोबारिक। तो P डेल्टा V, ये तो हो गया प्रेशर 4, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया था 1.5, क्योंकि फाइनल है 2 और इनिशियल था 0.5, तो इतना, तो ये लगभग 6 लीटर एटीएम आ गया, लीटर एटीएम में ही कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। दूसरे की बात करता हूं, 2 से 3 बोले कोई वर्क नहीं हुआ, जीरो। क्यों हुआ जीरो, बिकॉज इट इज कैसा है, आइसोकोरिक, देखो इधर। ठीक है साहब, फिर बात करते हैं साहब आप इससे, 2 से 3 में कोई वर्क नहीं हुआ, 3 से 4 की बात करते हैं, तो प्रेशर तो है 1, और वॉल्यूम चेंज हुआ 1, तो ये हो गया साहब आपके पास में 1, एक जीरो हुआ था। अब फिर 1 लीटर एटीएम, देखो इधर ध्यान से, इसको देखो 2 से 4, 3 से 4 को, वो भी आइसोबारिक हो गया एक्सपेंशन। ठीक है, तो प्रेशर कितना है 1, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया 1, तो इसमें भी हो गया 1। अब अगली बात करो, फोर्थ है यहाँ पर 5 बोलो, बोले जीरो, जीरो, फिर आइसोकोरिक था। फिर 5 से और 6 की बात करो, बोले साहब फिर आइसोबारिक है, एक्सपेंशन नियरली है, ध्यान से देखना। तो 0.5 तो ये है, देखो अगले में 0.5 तो प्रेशर है, और चेंज इन वॉल्यूम 3 से कितना हुआ है 5.5, तो 2 ये आ गया, तो 1 लगभग ये हो गया। तो अब आप ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 और एक 8, तो यहाँ पे लिखेंगे आप नियरली 8।
लीटर एटीएम में, समझ रहे हो मेरी बात। तो कितना आ जाएगा, नियरली 2। इंटीजर में देना था आपको आंसर। तो ये लो साहब आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या है क्वेश्चन 9। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहां से फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन पता लगती है और सेकंड लॉ शुरू होता है। ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस 1000 जूल हीट एनर्जी गिवन टू द आइडियल गैस, हाउ मच वर्क विल द गैस डू। कि गैस कितना वर्क करेगी, समझ रहे हो, इतनी आपने एनर्जी दी। अब देखो पहला ऑप्शन, लेस देन 1000, मोर देन 1000, इक्वल टू 1000 ये। अब समझो पहले, साइक्लिक में ये तो आपको पता है जीरो, इसलिए Q और W क्या आता है, ये रिलेशन होता है। अब आपने दी इसको हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी दी, 1000 जूल। तो बोले था वर्क कितना करती है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो इतना ही होना चाहिए, क्यों भाई, बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ की, क्योंकि जितनी आप हीट एनर्जी दोगे उतना वर्क नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई परपेचुअल हीट इंजन है ही नहीं। परपेचुअल समझते हो, परपेचुअल हीट इंजन समझते हो, जिसके अंदर ऐसा कोई इंजन जो कंटिन्यूअस वर्क परफॉर्म करता हो विदाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, ऐसा कोई दुनिया में इंजन नहीं। इसलिए जो आप एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी दोगे, उसकी कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसके पार्ट से एब्जॉर्ब कर लेंगे, वर्क हमेशा कम आएगा। तो क्या आएगा, लेस देन 1000 जूल। ठीक है, मोर देन नहीं, इक्वल, कैन नॉट बी से नहीं बोलेंगे साहब, इससे कम आएगा। बाकी फॉर्मूला आपको पता है कि इसकी हीट कैपेसिटी निकालनी पड़ती है, उसकी इंजन की, जो हीट कार्नोट हीट इंजन है उसमें इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ेगी आपको हीट इंजन की, क्योंकि एक्चुअल में हीट एनर्जी डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होती है। हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए एक आउटर एजेंसी की जरूरत पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं हम, हीट इंजन। उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना, कार्नोट हीट इंजन समझाऊंगा। वहां से उसकी एफिशिएंसी निकलेगी, फिर वर्क पता लगेगा कितना करेगी। बस आपको तो इस क्वेश्चन में ये सोचना था और एक लिमिटेशन पता लगी आपको, क्या पता लगी, कि साइक्लिक प्रोसेस में ये तो अभी हमने आपको बताया जीरो, और इधर देखो, गैस जितना वर्क करती है उतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। ऊपर क्वेश्चन था, कोई आंसर में दिक्कत नहीं। लेकिन जितनी आप हीट देते हो, इस क्वेश्चन को समझो, आप जितनी हीट देते हो उतना वर्क नहीं होता। बोले साहब ये अनसिमेट्री क्यों, ये एसिमेट्री क्यों, कि नेचर में जितना सिस्टम कोई वर्क करता है साइक्लिक में, इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई बात नहीं। लेकिन जितनी आप हीट देते हो उतना वर्क नहीं होता, ये अनबैलेंस क्यों। इसका आंसर फर्स्ट लॉ नहीं देता, कौन देगा इसका, सेकंड लॉ, कार्नोट हीट इंजन से एफिशिएंसी फाइंड करूंगा। यही क्वेश्चन था, एक बार पूछा हुआ है, देखो स्टेटमेंट, क्वेश्चन 10 को, देर इज नेचुरल एसिमेट्री बिटवीन कन्वर्टिंग ऑफ वर्क टू हीट, बिटवीन कन्वर्टिंग वर्क टू हीट, पूरी की पूरी बदल जाती है, एंड कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क, जितनी आपने दी उतना 100% कन्वर्जन नहीं होता। आपने 1000 जूल दी तो 100% 1000 जूल वर्क नहीं करेगा, कम करेगा। ठीक है साहब, सही सेंटेंस है। दूसरा, नो प्रोसेस इज पॉसिबल इन विच सोल रिजल्ट, सोल का मतलब 100%, सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम रिजर्वायर, जहां से ली, एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों सेंटेंस सही हैं, और सेकंड सेंटेंस फर्स्ट को करेक्ट एक्सप्लेन करता है, क्योंकि क्या नहीं है एक्चुअल में, परपेचुअल हीट इंजन, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। नो प्रोसेस पॉसिबल in the sole result of the absorption of heat energy from a reservoir and its complete conversion into work because no perpetual heat engine। तो इसका आंसर क्या था, फर्स्ट। ये एक बार पूछा हुआ है, आपको समझा देता हूं। तो ये आपके पास में साहब हो गया, आपके पास पेपर, पेपर क्या, आज पेपर मैंने 4 किया, ये समझ लो आप। आपको अगला जो चल रहा है 1 लेक्चर और 10 क्वेश्चन वाली बात, 1 टॉपिक 10 क्वेश्चन, इसको करते रहा करो। अगली क्लास में फिर बात करते हैं सेकेंड लॉ की, जिसमें पर्टिकुलरली मैं एंट्रोपी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंट्रोपी डिस्कस करूंगा।